कौशांबी से खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश से फरार आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है। इंतजार सैयद करारी इलाके से गिरफ्तार हुआ है। सैयद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है। विजयवाड़ा में देशद्रोह का ये मामला पहले से ही दर्ज है। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने सैयद को पकड़ लिया है। खुफिया मिशन की जानकारी लीक करने का इस पर आरोप है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इसने जानकारी दी थी, ये गंभीर आरोप लगा है। तो अब इस गिरफ्तारी को काफी बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये भी कि अब जो है देखिए, जिस तरह से ये आंध्र प्रदेश में पहले से ही मामला दर्ज है और कौशांबी से गिरफ्तार हुआ है, तो क्या कोई योजना थी? हमें देख रहे हैं कि नया साल आने वाला है, तो उस लिहाज से किसी तरह से यूपी को दहलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि कौन कौन से और लोग शामिल हैं। अब संभव है कि कुछ और परतें खुल जाएंगी जब सख्ती के साथ पूछताछ होगी सैयद से। और अब बात करते हैं लखनऊ में हुए बवाल और आगजनी की। कल नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, पथराव किया, आगजनी की। परिवर्तन चौक और खदरा इलाके में भारी हिंसा हुई। उपद्रवियों ने यहां कई गाड़ियां फूंक डाली और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने उग्र भीड़ को भगाने के लिए लाठीचार्ज तक किया। वाराणसी पुलिस ने 150 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। शहर में धारा 144 लागू थी, बावजूद इसके उपद्रवी सड़कों पर आ गए, शांति भंग करने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उधर संभल में सीए और एनआरसी का विरोध कर रही उग्र भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने रोडवेज की 2 बसों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। इससे कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में हुई हिंसा पर सीएम सख्त। देर रात तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। डीएम एसपी को निर्देश दिए गए। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजों में कहा, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई वो कतई स्वीकार करने लायक ना है और ना होनी चाहिए। जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उपद्रव मचाया जाता है, माहौल खराब करने की हर तरह की कोशिश की जाती है, उस लिहाज से भी। वहीं प्रदेश के डीजीपी ने देर रात लखनऊ के कई इलाकों का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। लखनऊ, संभल, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़ में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, ताकि किसी तरह की अफवाह जो है वो नहीं फैलाई जा सके। तो संभल में आगजनी के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद। ग्राफिकली भी आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से कोशिश हो रही है कि सब कुछ बेहतर हो। बरेली में 21 दिसंबर 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। गाजियाबाद में जो है इंटरनेट सेवाएं बंद है। उसके बाद अयोध्या, सभी इंटरनेट सेवाएं बंद, जियो की खास तौर से। और उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी इंटरनेट सेवाएं बंद। जहां थोड़ी सी भी संभावना कि माहौल खराब हो सकता है या किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व जो है अपने नापाक जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब हो सकते हैं, तो वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव की घटना पर देर रात तक अधिकारियों के साथ मीटिंग की और घटना पर नाराजगी जताई। साथ ही उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और ये भरपाई दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके की जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि विरोध के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है,
इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू है। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हिंसा, इस सरासर उपद्रवी और अराजक तत्वों के द्वारा विपक्षी दलों, कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के संरक्षण में की गई एक शरारत है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में और संभल में जिस प्रकार से वाहनों में आग लगा करके आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले पर डीजीपी ओपी सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। हालात हैं, कुछ घटनाएं हुई यहाँ पे खदरा में और सटकंडे पुलिस चौकी पे, यहाँ परिवर्तन चौक में, जहाँ इन लोगों ने ऐलान किया था कि यहाँ आएंगे, वो हजारों की संख्या में आएंगे। पुलिस बल लगा हुआ था, हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट थी यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने वायलेंट होकर पथराव करके कुछ गाड़ियों को भी जलाया, आपके कुछ चैनल्स के ओबी वैन्स को भी इन्होंने जलाया और स्थिति को बिल्कुल हिंसात्मक बनाने की कोशिश की। हम लोगों ने भी उनको चेज़ किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े और उसके बाद फिर स्थिति पर नियंत्रण किया जा चुका। हम लोगों ने अभी तक लखनऊ में यदि अपुष्ट समाचार के अनुसार 55 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। सभी के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जाएंगे और एसएसपी लखनऊ उस पर कार्रवाई करेंगे और हम समझते हैं कि हम किसी को बख्शेंगे। और संभल में हुए बवाल के बाद कई जिलों में पुलिस प्रशासन सख्त है और एहतियातन पुलिस के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर, बरेली, उन्नाव और बुलंदशहर की, जहां पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति की अपील की। अब देखिए, सवाल जहन में यह आ रहा है सभी के कि आखिर बवाल हो क्यों रहा है। कोई कह रहा है कि सीए मुस्लिम विरोधी है, कोई कहता है कि मुस्लिमों को भारत से निकालने का कानून है एनआरसी, और नागरिकता को लेकर झूठ की बिना पर देश भर में विरोध की आंधी चल पड़ी है। तो चलिए इस अंधी दौड़ से बचाने के लिए आपको बताते हैं कि कौन इस देश का नागरिक है। और ये सब हो रहा है उस अफवाह से जो सीएए और एनआरसी के नाम पर फैलाई जा रही है। तो चलिए इन दोनों कानूनों को समझते हैं। पहली बात ये कि सीएए या एनआरसी से किसी भी धर्म के भारतीय नागरिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। एनआरसी ना तो किसी धर्म पर आधारित है, ना ही किसी को धर्म के आधार पर निकाला जा सकता है। नागरिकता का फैसला 1955 के नागरिकता कानून के तहत 2009 में बनाए गए नागरिकता कानून के आधार पर किया जाएगा। 2009 में बनाए गए नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिक बनने के 5 रास्ते हैं, जिनमें जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, क्षेत्रों का समावेश करके नागरिकता। आइए पहले जन्म से कौन भारत के नागरिक होंगे ये जान लीजिए। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक हैं। इसमें राजनयिकों और विदेशी नागरिकों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं वंश के आधार पर नागरिकता की। तो 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाले वैसे लोग भारत के नागरिक होंगे जिनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हों। अब बात पंजीकरण के आधार पर नागरिकता के प्रावधान की करें तो भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पंजीकरण के आवेदन से पहले आमतौर पर भारत में 7 साल से रह रहा हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो आमतौर पर किसी भी देश का निवासी हो
या अविभाजित भारत के बाहर का निवासी हो, जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और पंजीकरण के आवेदन से पहले भारत में 7 साल से रह रहे हों। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे देशीयकरण के आधार पर नागरिकता के विकल्प को देखा जाए तो भारत से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्रों का समावेश करके नागरिकता दिए जाने की बात करें तो अगर कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो वहां के लोग खुद भारत के नागरिक बन जाते हैं। ऐसा गोवा, दमन और दीव, सिक्किम और भारत का हिस्सा बने कई बांग्लादेशी परिक्षेत्रों के मामले में हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हमारे साथ अजीत हमारे सहयोगी परिवर्तन चौक से जुड़ रहे हैं लाइव। उसके बाद हम बात करेंगे राजीव से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि पांडे हमारे सहयोगी वाराणसी से, उसके बाद आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं राजीव, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण दिन आज भी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वो आंदोलन नजर आ रहा है प्रदर्शन के नाम पर, ना जिसका कोई नेता नजर आता है और ना नेतृत्व नजर आता है, तो ये हिंसा तो लाजमी ही है। यकीनन जीनत, जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो कहीं न कहीं इस तरह के वारदातें सामने आती हैं। जिस तरह आपने देखा कि भारतीय नागरिक संशोधन कानून के विरोध के नाम पर जिस तरह राजधानी लखनऊ की फिजा को खराब करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है, लेकिन जिस तरह कल विरोध के नाम पर आग लगा दी गई। बात करेंगे आपसे, अजीत हमारे साथ हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से जो है नहीं आ पा रही है। अजीत जी, कल पूरा दिन हमने देखा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी तस्वीरें भी देखेंगे। हम बोलते हैं मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तहजीब और नफासत नजाकत का जिक्र होता है, लेकिन कल वाला लखनऊ तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमें ऐसा लखनऊ भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ उपद्रवियों की वजह से, कुछ अफवाहों की वजह से? देखिए, बिल्कुल जीनत, तहजीब और अमन के इस शहर में कल नजर लग गई थी और कुछ घंटे की हिंसा ने इस पूरे अमन के शहर को, तहजीब के शहर को हिलाकर रख दिया। ये वो जगह है जीनत जहां मैं कल मौजूद था। यहीं पथराव हुआ था, जो मेरे पैर में आकर पत्थर लगे थे, वाटर कैनन का शिकार हुआ था मैं। ये दाहिने तरफ का हिस्सा जहां पर बैरिकेड हुई थी, इसके आगे फोर्स को नहीं जाने दिया जा रहा था। और अगर बाएं तरफ का हिस्सा हम आपको जीनत दिखाएं, ये वो जगह है जहां पर हमारी ओबी को जला दिया गया था। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये जो पीछे, जो नीचे आपको काले कलर के जो कचड़े दिखाई दे रहे हैं, जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ही अपना हमारी नेटवर्क 18 की ओबी खड़ी थी, उसे जला दिया गया था। और यही वो गेट है बेगम हजरतगंज महल पार्क का, जिसे उपद्रवियों ने खोल दिया था और यहां से वो सीधे बाहर की तरफ आ चुके थे। और यही स्थिति जो है वन कंट्रोल हो गई जीनत। और इसी गेट के जरिए जब यहां उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, लगभग 4 से 5 हजार लोग थे। तो पुलिस की संख्या चूंकि काफी कम थी, पहले से लोगों को उम्मीद नहीं था कि यहां इस तरह की भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी। और यहां पर उन्होंने रोडवेज बस को आग लगा दिया, लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिलों को उन्होंने जला दिया था। और लगातार वाटर कैनन और पथराव की जो स्थिति थी, आपको देखकर लगता ही नहीं, हालांकि आज स्थिति जरूर सामान्य है। चौराहे पर सन्नाटा है, दाहिने हिस्से पर रोडवेज बस को जला दिया गया था, यहीं पर मैं मौजूद था। कई बार खुद मैं उससे बचा, काफी स्थिति खराब थी, कई पुलिस वालों को चोटें आई, यहाँ बैलेट गन भी खोली गई, आंसू गैस छोड़े गए। तो आज कमोबेश बेगम हजरतगंज जो महल पार्क है वो, और ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम दाहिने साइड हमारे पे है, यहाँ पर जो स्थिति है आज, कम से कम ये हम कह सकते हैं कि लखनऊ में शांति जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जीनत ये है कि आज का दिन सबसे बड़ा चुनौती वाला दिन होगा राजधानी लखनऊ और फोर्स और सरकार के लिए, क्योंकि जुमे की नमाज के पहले उन्हें कम से कम लोगों को समझाना होगा, बुझाना होगा और ये बताना होगा कि आप अमन के शहर में रहते हैं, आप तहजीब के शहर में रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है राजधानी लखनऊ की, उसे आपको कायम रखना होगा। बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास और बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो निशान पत्थर हम देख रहे हैं, ये हकीकत नहीं है इन शहरों की। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, आज चुनौती और ज्यादा है, इंटरनेट सेवाएं जरूर बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें दिखाइएगा, अभी की सुबह किस तरह की है, शांति महसूस हो रही है वहां पर?
जी जीनत, बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति यहाँ का है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन जो आने वाले कुछ घंटे हैं वो आजमगढ़ प्रशासन और पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है। इसको देखते हुए यहाँ की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रात भर इनका अलग अलग थाना क्षेत्रों में रूट मार्च भी चला है। आरएएफ के जवान, पीएससी के जवान और थाने पुलिस मुस्तैद किए गए। जिले में जितने मस्जिद हैं उनके सामने, मदरसों के सामने आरएएफ और पीएससी के जवान मुस्तैद किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, लोगों से बातचीत किया जा रहा है, क्योंकि जुमे की नमाज के समय एक भीड़ इकट्ठा होगा। अभी तक धारा 144 लागू हुआ था और एक जगहों पे 2 से 4, 5 से अधिक लोगों को नहीं रहना था, लेकिन आज जुमे की नमाज की वजह से 5 से अधिक जो भीड़ है वो एक साथ रहेगी, मस्जिदों तक पहुंचेगी, मस्जिद के अंदर लोग साथ रहेंगे। इसको देखते हुए जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, लोगों से बातचीत कर रही है और ड्रोन कैमरे से पूरे जनपद की निगरानी रखी जा रही है। हर थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे लगवाए गए हैं और तरीकों से जो पुलिस खुफिया तंत्र है उससे नजर रखा जा रहा है। सोशल मीडिया को दूर रखा गया है। 2 दिनों से यहाँ पे नेट सेवा बाधित है, क्योंकि जो मुबारकपुर में बवाल हुआ था वो मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए जीनत कॉलिंग करके भीड़ इकट्ठा की गई थी। उपद्रवियों ने जो भीड़ इकट्ठा किया था वो सोशल मीडिया के जरिए ही किया था। तो इसको देखते हुए 2 दिनों तक नेट बंद था। तो आने वाले समय में भी यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी नेट को यहाँ पे बाधित कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो स्थिति है भले ही सामान्य है, लेकिन जो आने वाले कुछ समय है जीनत, वो आजमगढ़ प्रशासन के लिए काफी चुनौतियों भरा होगा। खासतौर से आपने जुमा की नमाज का जिक्र किया और हमने देखा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई भी जाए। हम ये नहीं कहते कि नमाज पढ़ने वाले उत्पात मचाएंगे, लेकिन उनकी आड़ में भी कुछ लोग जो है इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। राजीव, हमने आज ही खबर देखी, अपने दर्शकों को जानकारी भी दी कि एक संदिग्ध भी पकड़ा जाता है जिस पर देशद्रोह का मामला दर्ज है पहले से ही आंध्रा में। ये इस तरह के लोग जो होते हैं वो इंतजार में होते हैं माहौल खराब करने के लिए, और ये सबसे मुनासिब एक जमीन तैयार इनको मिल रही है। तो चुनौती बहुत बढ़ गई है, भले ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हों फिर भी। देखिए, यकीनन जब जीनत इस तरह का प्रदर्शन कल राजधानी लखनऊ में सामने आया तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके चलते राजधानी लखनऊ का माहौल ख़राब किया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं पुराने लखनऊ के उसी इलाके में खड़ा हूँ, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के, जिस सतकंडा पुलिस चौकी को प्रदर्शनकारियों द्वारा आग के हवाले किया गया था। इस दौरान यहाँ पर कई बाहर वाहन खड़े हुए थे, उनमें आग लगा दी गई। हालांकि ज़्यादा उससे माहौल न बिगड़े, उन वाहनों को तो हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से आग लगाई गई उसके निशान अभी भी आपको स्पष्ट तौर से देखने को मिल रहे हैं। जीनत, ये पुराना लखनऊ है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों सैलानी राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं, और इस दौरान वो जो लखनऊ की जो एक नवाबों के शहर की एक यहाँ की अलग गंगा जमुनी तहजीब है उसको भी देखते हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको देखते हैं, लेकिन इसको नुकसान पहुंचाने की एक सोची समझी कोशिश की गई वो स्वीकार्य नहीं। रवि हमारे साथ बनारस से हैं। रवि, लखनऊ को लोग देखने आते हैं, बनारस का भी वैसा ही हम देखते हैं कि देश दुनिया में वो विख्यात है, और जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी आज की सुबह में वो शांति सुकून महसूस हो रहा है, और प्रशासन की आज की तैयारियां क्या हैं? जी देखिए, यूपी में बनारस एक खास स्थान रखता है और यही कारण है कि बनारस अब तक शांत भी है, लेकिन इस शांत बनारस का माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने कल भी देखा था कि सीएए के विरोध करने के लिए बाकायदा पर्चे बांटे गए थे ताकि सड़कों पर लोग उतरे और इसका विरोध किया। और सबसे बड़ी बात है कि कल वाराणसी के बेनियाबाग मैदान में हजारों की भीड़ एकत्रित करने की बात की गई थी, लेकिन इसका कोई नेता और इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। सोशल मीडिया इसका नेतृत्व करता था, जिसको देखते हुए लोग बेनियाबाग में एकत्रित होना शुरू किए थे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंच करके चारों तरफ छावनी से उसको घेर लिया था। पुलिस सुरक्षा बल का अच्छे से लगा दिए गए थे, जिसके कारण एक बड़ा बवाल होने से बचा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस का जो माहौल है वो लगातार खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पुलिस है वो पूरी रात रूट मार्च करती रही। आज का जो सुबह है उसमें भी बेनियाबाग इलाके को पूरी तरीके से छावनी में घेरा गया है, और अन्य जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये होगी कि आज का जो दिन है वो पुलिस के लिए खाता चेतावनी भरा हो सकता है, क्योंकि आज जो जुम्मे की नमाज है और हजारों की संख्या में अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित हो सकते हैं, तो आज के दिन पे खासा नजर रखा जाएगा। जी जीनत जो है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आनंद मिश्रा हमारे सहयोगी मऊ से जुड़े हुए हैं। आनंद, वहां की तैयारियों के बारे में जानकारी दीजिएगा।
जबको बता दें यहाँ तीसरे दिन कल जो माहौल बिल्कुल शांत हो गया था, अमन चैन हो गया था और दुकानें सब खुल गई थी, जिसको लेके प्रशासन ने काफी हर जगह रैपिड एक्शन फोर्स पीएससी लगाई गई थी और सब कुछ सामान चल रहा है, जिसको लेकर कल दोपहर में धरना सपा का धरना प्रदर्शन था, जिसके बाद कुछ उग्र लोगों ने सड़क पे आके फिर यहाँ की अमन चैन को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने फिर हर तरीके से सबको व्यवस्थित करते हुए वहां पे काफी फोर्स लगा दी कि इस समय बिल्कुल सामान्य वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। अपडेट्स आपको तमाम जगहों की हम देते रहेंगे।